वो नज़रें ना मिलाते तो अच्छा होता, वो इतने करीब ना आते तो अच्छा होता। मोहब्बत है लेकिन मुकर जाते हैं हर दफ़ा, काश हम अजनबी रह जाते तो अच्छा होता। आइए दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध की आखिरी क्लास है। एक तरफ भारत का सबसे योग्य एक राजा, एक योद्धा की कहानी हम देखेंगे जिसका नाम है टीपू सुल्तान। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का एक महान गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम देखेंगे, कर्नवालिस के बारे में देखेंगे। तमाम चीज़ हम समझेंगे किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मैसूर को जीत लिया। अंग्रेज़ों की जो इच्छा, अंग्रेज़ों की जो लालच इच्छा और अंग्रेज़ों की जो शोषण करने की नीति थी, वो बंगाल तक ही सीमित नहीं रही। आगे बढ़कर वो बंगाल से बढ़कर मैसूर तक पहुंच चुकी थी। और आगे अगर मैसूर के विजय के बाद अंग्रेज़ों की इच्छाएं अब सिर्फ एक छोटे छोटे रियासतों को कंट्रोल करने तक सीमित नहीं रही। अब उनका था कि भारत जैसे भूभाग के, अब भारत जैसे भूभाग को हमको साम्राज्यवाद फैलाना है, पूरे भारत को कंट्रोल करना है। क्योंकि एक तरफ मुगल एम्पायर भी कंट्रोल में आ चुका था, क्योंकि जो मुगल एम्पायर का राजा है शाह आलम द्वितीय, अब शाह आलम द्वितीय ही अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका है। एक तरफ मैसूर का किंग हैदर अली, मैसूर का छोटा किंग टीपू सुल्तान जैसे महान शासक भी हारने के कगार पे हैं। तो अब कौन हराएगा? अब कौन हराएगा अंग्रेज़ों को? एक तरफ अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पीट चुका है, अंग्रेज डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पीट चुका है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी पावर है कि कोई भी शक्ति इसके सामने टिकने के लिए तैयार नहीं है। आज की हमारी क्लास टीपू की महानता के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैं हार गया, लेकिन मैं यूं ही ना हार गया। मेरी लड़ाई को यूं ही गंवारा मत समझना तुम। सिर्फ हारना और जीतना दो पक्ष नहीं होता है। किसी भी लड़ाई का सिर्फ दो पक्ष के रूप में तुम लोग कभी मत देखना। तुम लोगों को देखना होता है तो तुम सोचते हो कि कौन जीता कौन हारा। इतना सी कहानी नहीं तय होती है भाई। हारने वाला भी किस हद तक लड़ा, इसको भी देखो। हारने वालों की महानता के बारे में भी जानो। जीत गया उसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जो हार गया उसकी महानता के बारे में भी जानो। रावण ने गलती किया, रावण मारा गया, लेकिन रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, शिव का सबसे अनंत महान भक्त था। उसके जैसा शिव का भक्त, भगवान शिव का भक्त कोई पैदा नहीं हुआ। तो देखो, हारना और जीतनी अलग बात है, लेकिन जो हारा उसके बारे में जानो। तो आज टीपू हार गया, हारता है टीपू, मारा भी जाता है, लेकिन आज उसके बारे में हम समझेंगे जानेंगे। देखो, जब टीपू 1780 के दशक से जब युद्ध स्टार्ट हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। देखो, 1782 में हैदर अली मरा, 1782 में हैदर अली मर गया। हैदर अली मरने के बाद टीपू ने 1784 में युद्ध की समाप्ति कर दी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हैदर अली अपने आप को प्रशिक्षित किया और युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। तो हैदर अली के था कि नहीं, हमको युद्ध लड़ना है, हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हैदर अली क्या करता है, फिर 1790 से लेकर और 1792 तक युद्ध लड़ता है, लेकिन फिर अपना आधा राज्य गंवा बैठता है। हैदर अली सोच रहा था कि नहीं, हम युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन अपना आधा राज्य गंवा बैठता है। हैदर अली को समझ नहीं आ रहा था कि अंग्रेजों के पास जो तकनीक थी, हथियार था, उससे इसको लड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। उतना आसान नहीं था अंग्रेजों को हराना। लेकिन हैदर अली जब 1790 से 92 के युद्ध में हारता है, और हारने के बाद इसको समझ में आ जाता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है खेल। फिर इसके दिमाग में आता है कि नहीं, बिना अगर यूरोपीय शक्ति से लड़ना है तो यूरोपीय शक्ति का समर्थन चाहिए। हैदर अली समझ चुका था कि हमको अब सिर्फ तलवार के बल पे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। अगर अंग्रेज़ों को हराना है तो हमें फ्रांसीसियों की मदद लेनी पड़ेगी। अंग्रेज़ों को हराना है तो हमें अरब देश की मदद लेना पड़ेगा। अंग्रेज़ों को हराना है तो अफगानिस्तान के राजा जो बैठा है उसका मदद लेना पड़ेगा। मतलब अब टीपू समझ चुका था कि हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं, जो मोहब्बत है, हमारा बाप का मोहब्बत है, हैदर अली का मोहब्बत की बात करता है टीपू सुल्तान। कहता है कि हैदर अली अपने पिता को देखता है, कहता है कि हैदर अली तो निज़ाम से मोहब्बत किया था, लेकिन क्या हुआ, निज़ाम ने धोखा दे दिया। मोहब्बत धोखा तो देती ही है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे, अब हैदर अली किसी मोहब्बत के चक्कर में टीपू सुल्तान अब किसी मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाले थे। उसको समझ में आ रहा था कि मोहब्बत अस्थाई नहीं होता, टेम्परोरी होता है। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ दिखेगा। यहाँ पे कहानी वही बयां कर रही है। एक तरफ हैदर अली का मोहब्बत, निज़ाम धोखा दे चुका था हैदर अली को, दो बार धोखा दिया।
हैदर अली का मोहब्बत अंग्रेज भी पीठ में छुरा घोंप चुके थे। अब टीपू का क्लियर था, हमको किसी प्रकार का गुट नहीं बनाना है, हमको इन आसपास के पड़ोसियों से किसी प्रकार का गुट नहीं बनाना है, हमको अपने दम पे लड़ना है। अगर हमको लड़ना है तो हम विदेशी संपर्क स्थापित करेंगे, हम फ्रांसीसियों से मदद मांगेंगे, हम अरब देश से मदद मांगेंगे। यहाँ तक टीपू सुल्तान एक पत्र लिखता है, किसको? नेपोलियन को, फ्रांस का नेपोलियन को पत्र लिखता है। पत्र में कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए। टीपू देखो कितना एक सोजा समझा, एक शातिर व्यक्ति था। उसको समझ में आ गया था कि अब यूरोपियों को हराना है तो हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और टीपू ने क्या किया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की। कहा कि नहीं, अब हम आसपास के अड़ोसी पड़ोसी से हमारे कुछ नहीं होने वाला। इस जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, इस सब खाने के लिए हैं। तुम्हारे यहाँ भोज होगा तो आके बैठेंगे, मस्ती से खाएंगे, दबा के खाएंगे। अब फिर जाकर शिकायत करेंगे कि खाना अच्छा नहीं बनाया था, खानवा में नमक नहीं था, तो सब्जिया में नमक नहीं था, तो पनीरवा डुप्लीकेट ला दिया था ना पनीरवा। देखो, तो पड़ोसी का काम है कि अपने पड़ोसी का खिंचाई करना। तो टीपू समझ रहा था कि आज हम निज़ाम के पास फिर जाते हैं, निज़ाम से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जैसे इसके जो टीपू का जो बाप था हैदर अली, वो क्या कहता था? वो कूटनीति के थ्रू 2 गुट बनाता था, तीसरा गुट बनाता था, वो त्रिगुट कहते हैं। लेकिन यहाँ टीपू समझ चुका था हमको किसी गुट की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, मरेंगे या जिएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। क्योंकि मोहब्बत हमको रास नहीं आई, हमको किसी से मोहब्बत करना भी नहीं है। क्योंकि टीपू समझ चुका था कि मोहब्बत किसी एक की नहीं होती। आज तुम्हारी है तो कल किसी और की बारी है। तो आगे देखो, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस के सहयोग की बात करता है। टीपू कहता है कि नहीं, अब हम घर वाले अड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। अगर हमको दोस्ती करना है, अगर हमको मोहब्बत ही करना है तो किसी विदेशी से करो, कम से कम पीठ में छुरा तो नहीं घोपेगा। अड़ोसी पड़ोसी वाले हैं, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन के हिसाब से बात करेंगे और कल तुम्हारे पीछे तुमको गाली देंगे। वही निज़ाम था, हैदर अली से प्यार से बात करता था, फिर युद्ध के समय धोखा दे दिया, 2 बार धोखा दे दिया। अंग्रेज हारने के कगार पे आए, मित्रता की संधि कर ली अंग्रेजों ने, फिर क्या किया? बाद में धोखा दे दिया। तो टीपू समझ चुका था, ना ही अंग्रेज हमारे हैं, ना ही निज़ाम हमारे हैं, ना मराठा हमारे हैं, किसी पर हमको विश्वास नहीं करना है। अंग्रेज टीपू का क्लियर था। और फ्रांसीसी अधिकारियों और सैनिकों के संपर्क बढ़ाया। कहा कि नहीं, अब फ्रांसीसी अधिकारी हैं, उनसे संपर्क बनाना है, सैनिकों से बनाना है, क्योंकि फ्रांस की मदद से अपने सैनिक क्षमता को और बेहतर बनाना है हमको। नेपोलियन बोनापार्ट से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। एक पत्र लिखता है, नेपोलियन को एक पत्र लिखता है टीपू। पत्र में कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में बताऊंगा, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री तुम लोग को पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत ही महान शासक हुआ एक नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, देखो, अरब से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। यहाँ से अफगानिस्तान के राजाओं से मिलता है, उस्मानी साम्राज्य के शासकों से मिलता है कि तुम लोग हमारा मदद करो। क्योंकि जाकर कहता है, समझाता है कि यूरोप की एक शक्ति है, आज हम पे भारी है, कल तुम्हारी बारी है, तो समझ लो, हमारी मदद करो कि इन शक्तियों को, अंग्रेजों को पीट कर यहाँ से भगाया जा सके। क्योंकि अंग्रेजों विश्वास करने वाला नहीं है। उसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। वो समझ चुका था कि अब घर के लोगों, घर की भेदी लंका ढाए, अब अपने घर के लोगों पर विश्वास करना सही नहीं है, अब हमको विदेशी शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा। वो समझ चुका था कि नहीं, अपने सेना को अगर हम आधुनिकीकरण नहीं करेंगे, सेना को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, और सेना को आधुनिक करने के लिए, सेना को प्रशिक्षित करने के लिए, नए नए हथियार लाने के लिए सबसे जरूरी काम क्या था? कि टीपू समझ चुका था कि हमको क्या चाहिए, हमको सेना चाहिए। सेना क्या चाहिए? सेना किस लेवल की चाहिए? तो जिस लेवल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, उस लेवल की सेना हमें चाहिए। अगर उससे छोटा, उससे कमजोर अगर सेना में लाता हूँ तो सेना हमारा टिक नहीं पाएगा। और समझ चुका था। तो यूरोपीय शैली में सेना को विकसित करने का प्रयास किया। किसकी मदद से? तो फ्रांसीसियों की मदद से। फ्रांसीसियों की मदद से सोच रहा था अपने सेना को हम विकसित करते हैं। और टीपू ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया। जो उसकी सेना तितर बितर थी, सेना ठीक से काम नहीं कर रही, उस सेना को फिर से पुनर्गठित किया। कुछ सेना में धोखेबाज सेनापति थे, सबको मारकर पीटकर खदेड़ भगाया, निकलो यहाँ से, तुम कौन होते हो हमारे सेना में आने के लिए? स्पष्ट टीपू बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। सैनिकों को यूरोपीय फ्रांसीय सैन्य पद्धति से प्रशिक्षित किया। अपने सैनिकों को समझाया कि जैसे यूरोप की सेना लड़ता है वैसे तुम लोग प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षित का मतलब होता है कि आधुनिक बंदूक चलाना। प्रशिक्षित का मतलब होता है कि कैसे तलवार कैसे चलाना है। प्रशिक्षित का मतलब होता है कि तुम युद्ध में किस प्रकार अपने दुश्मन के वार को कैसे सहोगे और फिर कैसे तुम जवाब दोगे। तमाम चीज़ें प्रशिक्षण के दौरान, जैसे अगर तुम लोग बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हो तो तुम लोग बिपार्ड में जाओगे और क्या होता है वहाँ पे प्रशिक्षण। अगर एसडीएम हो और तुम लोग
अगर एसडीएम का पद मिलता है तो वहाँ पे तुमको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग, इसको कहते हैं ट्रेनिंग, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा, तुमको सिखाया जाएगा कि एक जो जिला के अंदर जो सब डिवीज़न होता है उसको कैसे चलाएं। अगर तुम डीएसपी बनते हो, डीएसपी बना था, जिला के अंदर डीएसपी का क्या कार्य होता है, कैसे प्रशासन को कैसे हैंडल करना है, कहीं आतंकी हमला हो जाता है, कहीं क्रिमिनल मामला आता है, क्रिमिनल केस को अगर कहीं आतंकवादी घुस आते हैं तो कैसे तुमको मैनेज करना है, किस प्रकार तुमको इन्फॉर्म करना है, सेना बुलानी है, कैसे कैसे तुम डील करो, पुलिस प्रशासन कहीं दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, तुम कैसे मैनेज करोगे, इस ट्रेनिंग में बताया जाता है, समझाया जाता है। वैसे ही अब जो भारतीय सैनिक थे, टीपू कहता था भारतीय सैनिक को यूरोपीय पद्धति से हम प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि यूरोपीय सैनिक से लड़ना है तो यूरोपीय सैनिक की तरह ही तुमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और आधुनिक हथियार भी हमको चाहिए, आधुनिक हथियार से हम लैस और तोपखानों पर जोर दिया। टीपू कहता था नहीं, हम नॉर्मल तरीक़ा से लड़ेंगे नहीं, हमको तोपखाना विकसित करना है। और यहाँ तक टीपू की सबसे बड़ी सफलता थी, सबसे बड़ी योग्यता थी रॉकेट प्रणाली। भारत की सबसे पहला रॉकेट निर्मित करने वाला एक पहला राजा था टीपू सुल्तान। अंग्रेज भी बाद में टीपू से सीखे कि टीपू ने जो लोहा के जो परतों के इस्तेमाल करके जो बनाता था रॉकेट। पिछली क्लास में मैंने तुमको बताया था कि टीपू का रॉकेट प्रणाली, जो रॉकेट मिसाइल सिस्टम असफल क्यों हुआ, बस जीपीएस जैसी सिस्टम नहीं थी उस टाइम। अगर जीपीएस जैसी सिस्टम होती तो अंग्रेजों का औकात नहीं था कि टीपू से युद्ध लड़ सके, क्योंकि अंग्रेज टीपू के रॉकेट से बहुत परेशान थे। क्योंकि अगर टीपू रॉकेट अंग्रेजों को मारता था, ठीक है, निशाना सही नहीं लगा, लेकिन रॉकेट तो जाता था ना अंग्रेजों के गढ़ में, कोई ना कोई तो मरा उससे। अंग्रेज बहुत परेशान थे, सोच रहे थे कि पता नहीं क्या फेंक रहा है, आसमान से आकर गिर रहा है जो टीपू था। तो युद्ध में रॉकेट तकनीक का प्रभावी उपयोग किया। और टीपू की सेना में मैसूर रॉकेट, इसको मैसूर रॉकेट कहते हैं, जिसको अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती थी। देखो फिर समझ लो एक बार, ये हो गया, यहाँ पे हो गया रॉकेट, ये हो गया रॉकेट, ये हो गया रॉकेट, ठीक है, मान लो रॉकेट हो गया। तो टीपू को रॉकेट मारना है। अगर टीपू को मान लो ये रॉकेट प्रणाली हो गया, अब टीपू को रॉकेट मारना है। अब टीपू यहाँ से कमांड दिया, ए को कमांड दिया। अब कमांड दिया तो रॉकेट गया, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, तो फिर टीपू का रॉकेट तो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर टीपू को मारना है यहाँ पे, तो टीपू ने कहाँ मार दिया, यहाँ पे, क्योंकि उसके पास जीपीएस जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जैसे कोई सिस्टम नहीं थी। आज जीपीएस जैसे सिस्टम है जिसकी मदद से हम अपने रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित, मतलब किसी और देश के ऊपर जिस स्थान पर मारना होता है आराम से मार देते हैं रॉकेट से, कोई दिक्कत नहीं होता। इसके पास, टीपू के पास जीपीएस जैसी कोई सिस्टम नहीं थी। रॉकेट तो भेज रहा था, आसमान में उड़ता हुआ रॉकेट तो गया, लेकिन रॉकेट को गिरना है यहाँ, गिर गया यहाँ, क्योंकि रॉकेट के पास जीपीएस जैसी कोई सिस्टम नहीं थी कि बता सके हमको एग्जैक्ट किस लोकेशन पर गिराना है, किस जगह पे गिराना है। इसके कारण से टीपू का जो रॉकेट प्रणाली था असफल हो गया। लेकिन अंग्रेजों बहुत परेशान थे टीपू के रॉकेट से, क्योंकि अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टीपू को लाया तो लाया कहाँ से। और दूसरी तरफ टीपू अपने आप को फ्रांसीसियों से मिलकर अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा था, अपने आप को मजबूत बनाता था। दूसरी तरफ बात करते हैं अंग्रेजों का गुट। अंग्रेज जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को काफ़ी सफलता मिली थी और टीपू के आधा राज बांट लिया था। आधा राज टीपू को बांटकर कुछ भाग मराठा को दे दिया, कुछ भाग निजाम को दे दिया, कुछ खुद ले लिया। तब टीपू को लग रहा था इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। उधर अंग्रेजों को लग रहा था कि टीपू जब एक तरफ जाकर फ्रांसीसियों से मिल रहा है तो हमको क्या करना है। तो अंग्रेज गुट बनाने के चक्कर में पड़ गया। गुट वहीं, फिर मराठा, फिर निज़ाम, फिर अंग्रेज, क्योंकि पहली सफलता के बाद काफ़ी मोटिवेट हो गया था निज़ाम को समझ रहा था कि निज़ाम था, हैदराबाद के निज़ाम था, तो काफ़ी मोटिवेट हो गया था, नहीं अब तो हम युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि उसको भूभाग मिल रहा था, उसको पैसा मिल रहा था, उसको धन मिल रहा था, वो क्यों पीछे हटेगा भाई। अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा कि देखिए अब एक और युद्ध लड़ना है मैसूर हम लोग जीत कर आपस में बांट लेंगे, चलो। तो अंग्रेजों ने टीपू को चारों ओर से घेरने का प्लानिंग बना। टीपू को हमको घेरना है, लेकिन टीपू कहाँ था उस टाइम। टीपू देखो शुरुआती दौर में टीपू युद्ध में काफ़ी एक्टिव था, लेकिन बाद में टीपू को समझ आ रहा था कि नहीं युद्ध हमको जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीन सेनाएं आपस में मिली हुई थी और टीपू की सेनाएं कमज़ोर पड़ती जा रही थी। अंग्रेजी सेना कई दिशाओं से मैसूर की ओर बढ़ रहा था। प्रमुख अंग्रेजी सेनापतियों में जनरल जॉर्ज हैरिस और आर्थर वेलेजली जैसे शामिल थे। बहुत ही प्रमुख अंग्रेजी सेनापति थे। और टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में अंतिम प्रतिरोध किया। कहने का मतलब है टीपू को दिख गया कि नहीं अब हम युद्ध जीतने वाले नहीं, तो टीपू अपने आप को पीछे घिसता गया। जो मैसूर है, मान लो ये मैसूर प्रांत है, क्या है, मान लो मैसूर प्रांत है, मान लो मैसूर प्रांत है। अब देखो मैसूर में है, यहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम की संधि, यहाँ पे जो उसकी श्रीरंगपट्टनम है,
श्री, यहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम, मान लो यहाँ पे है श्रीरंगपट्टनम। ये क्या है? टीपू की राजधानी है, ये टीपू की राजधानी है। अब टीपू आसपास के भूभाग से लड़ता हुआ उसको समझ आ गया कि नहीं, जो बाहर की अंग्रेजी सेना है वो चारों तरफ से हमको घेर के पीट रही है। अब टीपू को समझ में आ गया कि इन लोगों से लड़ना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो टीपू अपने आप को पीछे करता हुआ कहाँ आ गया? तो अपने श्रीरंगपट्टनम के किला में आ गया, इस किला में, श्रीरंगपट्टनम के किला में, और यहाँ आके छुप के गया, मतलब आके। अब जब सामने से तुमको कोई घेर के पीटने वाला है, तुमको पता है कि तुम अभी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, तुम क्या करोगे? भागोगे, अपने घर आओगे। टीपू श्रीरंगपट्टनम में उसकी किला था, बहुत बड़ा महल था, उसमें आकर छिप गया। कहा कि अब नहीं निकलेंगे, तुम लोग यहाँ आओ तो फिर तुमको देखते हैं। और वही होता है, अंग्रेजी सेना धीरे धीरे बढ़ती हुई टीपू के जो श्रीरंगपट्टनम तक पहुँचती है। उसके बाद से श्रीरंगपट्टनम को घेर लेता है अंग्रेजी सेना, श्रीरंगपट्टनम को घेर लेता है। लगभग 15 दिनों के बाद घेर के बाद अंततः टीपू को लगा कि नहीं, अब तो युद्ध करना लाजमी है। 15 दिन लड़ाई होता है, अंग्रेजी और टीपू के बीच का अंतिम निर्णायक युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, अब चारों तरफ से अंग्रेजी सेना घेर लेता है। टीपू ने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध जारी रखा। नहीं, टीपू कहता है कि नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। एक योद्धा का, एक क्षत्रिय का, एक राजा का धर्म युद्ध लड़ते हुए युद्ध में अपने प्राण गंवाना होता है, सिलेंडर करना नहीं होता है। और तुम्हारे सामने तुम कौन हो भाई? टीपू समझ चुका था कि नहीं, अब तो हमको करना है या मरना है, तय था। 4 मई 1799 की बात है, अब हो गया था अंतिम। श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों ने निर्णायक हमला किया और युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस प्रकार 4 मई 1799 को टीपू मारा गया। अब टीपू की आखिरी खत्म। इस टीपू को मारने में लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे बड़ा हाथ है। लॉर्ड वेलेस्ली, ध्यान रखना, टीपू को पीटने में लॉर्ड वेलेस्ली की, क्योंकि कर्नवालिस उस टाइम चला गया था। 1799 की बात है, 1799 कर्नवालिस चला गया था उस टाइम, जो गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत का जो गवर्नर जनरल बनकर बनाया भेजा गया था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली के हम सहायक संधि भी पढ़ेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली आया और आते आते कहा कि नहीं, अब टीपू को ज़्यादा दिन तक युद्ध करना ठीक नहीं है, इसको मार दो, खत्म कर दो, ज़्यादा दिन युद्ध करना ठीक नहीं है। और टीपू को मारकर युद्ध की समाप्ति करता है। और इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखो, किसी की मृत्यु, अगर कोई मरता है तो उसका, अगर कोई हारता है तो सिर्फ उसकी हार मत देखो भाई, उस किस हद तक लड़ा, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर बिना लड़े जो हारता है, बिना अखड़ा में उतरे कोई हार जाता है तो वो बेकार है। लेकिन जो लड़ के हारता है उसको असली मर्द कहते हैं। टीपू के बारे में देखेंगे, जो टीपू था बहुत महान शासक है। टीपू कोई याद हो नया हो, तुम लोग टीपू को मत भूलना, कोई याद हो या टीपू को तुम मत भूलना। टीपू सुल्तान का अगर मूल्यांकन करने का बात करते हैं ना, बहुत महान शासक था। इसको मैसूर का शेर कहा जाता था, मैसूर का शेर। मैसूर में इसका जैसा कोई शक्तिशाली राजा पैदा नहीं हुआ। होशियार, महान योद्धा था और कुशल सैन्य नेता था। इतना पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ गया किस प्रकार इसकी महानता, अगर मैं लिखा हूं कि तो महान था, तो कैसे महान था, अब तुमको बताने की कोई जरूरत है नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। अरे भाई करता है, अपने पिता 1784 की अपने पिता की मृत्यु के बाद से लगातार युद्ध कर रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी से संपर्क स्थापित कर रहा था, यहाँ तक नेपोलियन से मिलने का प्रयास किया था। सेना का आधुनिकीकरण की बात करता है, बिल्कुल करता है। अपनी सेना को प्रशिक्षित किया, आधुनिक करने की बात करता है, किस प्रकार हम नए नए हथियार से सेना को लैस करें। यूरोपीय सैन्य तकनीक को अपनाने की बात करता है, बिल्कुल करता है। विज्ञान तकनीक को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। ये तो यहाँ तक जो विज्ञान तकनीक में तो रॉकेट प्रणाली का विकास किया है। एक था जैकोबियन क्लब, उस टाइम 1797 की बात है, 1797 की बात है। जैकोबियन क्लब को भारत लाने का प्रयास करता है। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो वहाँ पे एक क्लब बना था जिसको जैकोबियन क्लब कहते हैं। अब क्लब में क्या था कि वहाँ के जो साधारण लोग थे आपस में मिलकर एक राजनीतिक संगठन बनाए थे कि राजा को उखाड़ कर फेंक देना है और राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित करना है। जैकोबियन क्लब था। तो उसी क्लब से जुड़ा टीपू सुल्तान और 1797 में जैकोबियन क्लब को भारत लाने का प्रयास करता है कि यहाँ पे भारत को जैकोबियन क्लब स्थापित किया जाए, उसके मेंबर बनता है। तो देखो बहुत ही
मैसूर रॉकेट तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इसकी योगदान को, इसकी भूमिका को हम भूल नहीं सकते। अगर विज्ञान तकनीक में इसको बात करता है तो इसकी रॉकेट प्रणाली को ध्यान रखना। अगर विज्ञान में क्या क्या इसने काम किया, तो विज्ञान में इसके लोहे के आवरण वाले रॉकेट को विकसित किया, इसको ध्यान रखना। इसका युद्ध में प्रभावी उपयोग किया और बाद में अंग्रेजों ने मैसूर के रॉकेट का अध्ययन किया और इन्हीं के प्रेरित से होकर अंग्रेजों ने भी एक कॉन्केव रॉकेट विकसित किया। अंग्रेज देखो, आज हम यूरोपीय देशों का नकल करते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के लोग ऐसे पहनते हैं कपड़ा, वैसे पहनते हैं कपड़ा। तुम लोग बोलते हो कि नहीं, पश्चिमी देशों की जींस शॉर्ट, फटा हुआ जींस, तो फटा हुआ शॉर्ट की जो कल्चर है ये कहाँ से, पश्चिम से आ रहा है। लेकिन जो पश्चिम वाले हैं, पश्चिम कहने का मतलब जो यूरोपीय देश है, अमेरिकी देश है, तो यूरोपीय देश है। देखो, जो कॉन्क्रेव जो रॉकेट बनाया था अंग्रेजों ने, किसको देखकर बनाया था? लोहे से बना हुआ टीपू का रॉकेट को देखकर बनाया था। हमसे कोई सीख रहा था, इसलिए टीपू का नाम भारत में सैन्य रॉकेट तकनीक के विकास के रूप में जोड़ा जाता है कि भारत में उसने तकनीक का विकास करता है टीपू। और टीपू की आर्थिक बात करता है तो टीपू सिर्फ तकनीक पे नहीं, हर चीज में अपने आप को सुदृढ़ करना चाहता था। वो चाहता था कि टीपू ने रेशम उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया, रेशम की कपड़े के उत्पादन, व्यापार से भी जुड़ा हुआ था, प्रोत्साहित किया। उसने कृषि और व्यापार को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया। टीपू देता है, एक राजा था ना, उसको सब देखना था। विदेशी व्यापार के लिए उसने विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित किया, आधुनिक हथियारों और उद्योग के विकास पर ध्यान दिया। मतलब हर चीज लेकर टीपू चलता था। टीपू था कि हमको युद्ध करना है, लेकिन अपने आप को इस प्रकार से अपने आप को विकसित करना है कि कोई देश हमारे ऊपर प्रभाव न जमा सके। अगर फ्रांसीसी प्रभाव की बात करते हैं, फ्रांसीसी प्रभाव जैकोबिन क्लब के इसमें जिक्र होगा। देखो, मैं तुम्हारा 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में हुई। कौन करता है? टीपू करता है। जैकोबिन क्लब कौन था? तो फ्रांसीस में क्रांतिकारी संगठन है, जो राजनीतिक संगठन कहते हैं, जो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में बहुत एक्टिव था, वही क्लब था, समझो। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रभाव भी दिखता है और टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है। स्वतंत्रता का वृक्ष, टीपू स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। जैसे जैकोबिन क्लब का था कि हमको स्वतंत्र होना है, तो स्वतंत्रता का वृक्ष, वैसे उसी से प्रभावित होकर भारत में श्रीरंगपट्टनम में टीपू कहते हैं कि स्वतंत्रता का पेड़ लगाता है। ये तुम लोग पीटी में क्वेश्चन बनता है भाई, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, इतना पीटी में क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, तो तुम इस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि मैं बेकार में तुम लोग को ऐसा बता रहा हूँ। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ काम की चीज़ है, उस पर तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, उतना तो ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ प्रीलिम्स का हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? बताओ। 1792 में? बिल्कुल नहीं। अभी तो 1792 में युद्ध की शुरुआत होती है ना, उसके बाद अभी तो द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर चल रहा था। कब? 1790 से लेकर 1792। देखो यहाँ पे समझो। 1797 बिल्कुल नहीं। अभी तो 1797 में तो जैकोबिन क्लब के चक्कर में पड़ा हुआ था। 99 बिल्कुल से। 1799 में उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखो, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बताओ। मैसूर में हुई? बिल्कुल नहीं। मद्रास में? बिल्कुल नहीं। आरकाड में? बिल्कुल नहीं। श्रीरंगपट्टनम की संधि, यहाँ पे इसकी राजधानी थी, यहीं पे इसका किला था, जिस किला पे अंग्रेजों ने हमला किया। अंततः लड़ता हुआ टीपू मारा गया। तो टीपू के बारे में तुमको इतना ध्यान रखना है कि कब कहाँ क्या हुआ। आगे देखो, इसको नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का, इसको बंगाल का शेर नहीं कहा, पंजाब का शेर नहीं, इसको मैसूर का शेर कहा जाता है। मैसूर का शेर, टीपू को शेर मैसूर कहा जाता है, ध्यान रखना। आंसर होगा सी। टीपू सुल्तान के विरुद्ध 1799 ईस्वी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? बताओ। जनरल हैरिस था? बिल्कुल नहीं। कौन था? जनरल हैरिस, रॉबर्ट क्लाइव, या आयरकुट, या वारेन हेस्टिंग्स? देखो, बिल्कुल नहीं था। कौन था? जनरल हैरिस था, इतना ध्यान रखना। जो ए है जनरल हैरिस, ये कौन था? तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध 1799 में जो युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो ध्यान रखना जनरल जो है। अब देखो, मैंने तुमको बताया वेलेजली के बारे में। तो वेलेजली कौन था? तो वेलेजली सेनापति नहीं था। वो वेलेजली कौन था? बंगाल का, भारत का जो गवर्नर जनरल बना के आया था, वो था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है, कुछ मेंस का क्वेश्चन है, कुछ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो तुम लोग को दोनों को ध्यान रखना है। कैसे, किसको? देखो, मेरा टारगेट है प्रीलिम्स कम मेंस, दोनों चीज़ें तुम लोग को कंप्लीट हो। टीपू सुल्तान किस तकनीक के विकास और उपयोग के लिए सबसे विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो कौन था? तो सैन्य रॉकेट, भाप इंजन नहीं, टेलीग्राफ नहीं, रेलवे नहीं, सैन्य रॉकेट के बारे में। मेंस का क्वेश्चन देख लो। मेंस का क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की विदेश नीति किस प्रकार विदेश नीति थी? क्वेश्चन देख लो। टीपू सुल्तान की विदेश नीति
सैन्य आधुनिकीकरण और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मूल्यांकन कीजिए। मतलब देख तुम लोगों को क्या बताना है, इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान था तो उसकी सैन्य नीति क्या थी, अपनी सेना को किस प्रकार आधुनिकीकरण करें। विदेश नीति क्या थी, फ्रांसीसियों से मिला, अरब देश से मिला, अफगानिस्तान के राजा से मिला, नेपोलियन बोनापार्ट से मिला, कि हम उनके मदद से अपने आप को विकसित कर पाएँ, अपने आप को आधुनिक कर पाएँ। सेना को कैसे आधुनिक करें इसके बारे में तुमको बताना है। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, कहानी तुमको बताना है किस पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है श्रीरंगपट्टनम में 1797 ईस्वी में। तमाम चीज़ें बताकर तुम अच्छा एक आंसर फॉर्मेटिंग करके लिख सकते हो। जितना मैं तुमको पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से तुम फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो वीडियो तुमको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ तो आउटपुट तुम दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। यार इससे बेहतर क्लास, अगर तुम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर प्रीलिम्स तुमको देना है बीपीएससी का तो तुम जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि बीपीएससी 73वीं बीपीएससी होने वाला है नेक्स्ट ईयर, अगले साल। 73वीं बीपीएससी जब 2027 में होगा तो उससे पहले तुम लोगों का मैं उससे पहले मैं पीटी का और मेंस का दोनों सिलेबस में कंप्लीट लगभग 100%। पीटी का मेंस लगभग यहाँ पे मान के चलो 100% तुम लोग का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसका तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अब मेरा टारगेट है कि अगर हिस्ट्री को लेकर तुम लोग टेंशन में हो तो हिस्ट्री को लेकर तुम टेंशन मत रहो। ये मेरा बात है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग 100% तुम्हारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है प्रीलिम्स मेंस सब बेहतर तरीक़ा से कंप्लीट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और आगे की कहानी जानेंगे। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई भाई, ये कोई सिलेबस नहीं है, कहानी है, तभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। सारी कहानी को देखेंगे, पूरा इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।